नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन में विस्तार से खबरें देखते हैं। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो कि आज सहारनपुर के दौरे पर होंगे। सीएम योगी पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए सहारनपुर से ही अंबाला रोड के जरिए राहत सामग्री को रवाना करेंगे। तीनों राज्यों में बाढ़ और बारिश से स्थिति बहुत ही खराब है। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड से बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, और ऐसे में यूपी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री भेजने का फैसला लिया है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक बहुत ही अच्छा फैसला, सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश सरकार का, जो इन राज्यों के लिए राहत सामग्री भेज रही है। इस बारे में और विस्तार से बताएं कि पंजाब को, हिमाचल को, उत्तराखंड को कितना और किस तरह से राहत सामग्री भेजी जा रही है। देखिए, योगी सरकार ने जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला लिया है, अहम फैसला है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी हमेशा कई मौक़ों पर खुद सीएम योगी ये बात कह चुके हैं कि उत्तराखंड के लिए बड़े भाई जैसा है उत्तर प्रदेश, और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं। तो उत्तराखंड इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित है। वहाँ पर जो आपदा है, चाहे उसकी बाढ़ की बात करें, लैंडस्लाइड की बात करें, या हिमाचल और पंजाब की बात भी करें, जैसे आप भी कह रही थी पंजाब बुरी तरह प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसने अपना ये जिम्मेदारी समझी है, वो खुद आगे आया है योगी सरकार, और उन्होंने ये तय किया है कि इन तीनों राज्यों में बाढ़ राहत सामग्री भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर के दौरे पर हैं और वहीं से नज़दीक पड़ते हैं, लिहाजा वहाँ से जो अंबाला रोड सहारनपुर का इलाका है, वो अंबाला रोड के जरिए ही ये सारी जो राहत सामग्री है ये रवाना की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार एक संदेश देगी कि जब आपदा का समय है, विपदा का समय है, तो उस वक्त भी उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े भाई की भूमिका में है और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके लिए तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो तैयार है, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। और सीएम जब सहारनपुर पहुंचेंगे तो वहां से हरी झंडी दिखाकर इन ट्रकों को रवाना करेंगे इन तीनों राज्यों के लिए। मिलता जी, धन्यवाद ऋषभ इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे। इधर मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक हर तरफ पानी भरा है, लोगों को परेशानी हो रही है। संभल में गंगा में पानी घटने से अब मामूली राहत मिली है लोगों को। राजघाट में गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बीते 24 घंटे में गंगा में 30,000 क्यूसेक पानी घटा है। हालांकि राजघाट में गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नरोरा में गंगा में 1,91,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। हम इस वक्त संभल के राजघाट गंगा तट पर हैं, जहां पर गंगा की तस्वीरों को देखा जा सकता है। यहाँ पर गंगा अपने विकराल रूप में, यहाँ पानी और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। दरअसल में संभल में गंगा की बाढ़ से करीब 40 गांव प्रभावित होते हैं। 5 गांव में अब भी पानी भरा हुआ है। करीब 20 गांव ऐसे हैं जिनके आसपास पानी है। मगर घटते पानी से लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है उनके बारे में। सर, क्या नाम है? रामनाथ जी, आप गंगा बैठे हैं, क्या स्थिति में पानी की है? जल काफ़ी है, जल है काफ़ी है, जल काफ़ी अब थोड़ा तो घट रहा है। घटा है? हाँ, कल में आज में कुछ अंतर लग रहा है? हाँ, कुछ अंतर है थोड़ा। क्या नाम है आपका? राकेश रस्तोगी। रस्तोगी जी, गंगा घाट पर पानी की स्थिति क्या है गंगा में? स्थिति जल काफ़ी है, कल से कुछ राहत घटा है। कितना लगता है? कितना कुछ आइडिया हुआ आपको? आइडिया कम से कम यहाँ के हिसाब से तो 3-4 फीट तो घट गया, 4 फीट यहाँ के हिसाब से। जो ऊपर ऊपर जो मंदिरों तक आ गया, मंदिरों तक 4 फीट घट गया। और ऊंचाई में कुछ आइडिया है? ऊंचाई में भी आइडिया है, ऊंचाई में भी घटा है। उधर बिजनौर में गंगा की वजह से तेजी से कटान हो रहा है। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीण इलाकों को अलर्ट किया है, लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है।
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी बना हुआ है। यमुना का पानी अब मयूर विहार और अक्षरधाम जैसे उन क्षेत्रों तक भी पहुंच गया जो नदी के बहाव से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। यमुना बाजार और मॉनेस्ट्री मार्केट पूरी तरह से जलमग्न है। फराह खान दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराह, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यमुना नदी की बात करें तो जलस्तर में कब तक कमी देखने को मिल सकती है? मौसम विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? मेनका, जो यमुना उफान पर थी वो लगातार कम होती जा रही है और अब यमुना खतरे के निशान से भी नीचे बह रही है। इस वक्त मैं जन्मूना बाजार में मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहूँगी वही जगह है जहाँ से जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पानी जो है वो आप देख सकती हैं कि जहाँ तक वो लाइन बनी हुई है उस बिल्डिंग में वहाँ तक आ गया था, लेकिन अब जो है वो पानी कितना घट चुका है। इनफैक्ट जो सामने कैंप्स बने हैं वहाँ से लोगों को हटा दिया गया था क्योंकि कैंप्स के अंदर पानी आ गया था। लेकिन एक तरफ पानी तो कम हो गया है मिनका, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चुनौती ये है कि 20,000 से ज़्यादा राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं उन तक खाना पहुँचाना, उनकी बीमारियों का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पानी आप देख रहे हैं, अब देखिए दिल्ली में जो बड़ा संकट आएगा वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस का आएगा, क्योंकि अब ये पानी इसी तरीके से यहाँ पर है और इस पानी से जो है डेंगू, मलेरिया, तमाम बीमारियां जो हैं वो लोगों को हो सकती हैं, क्योंकि ये पानी अब धीरे धीरे जाएगा। और कई जगह पे पानी आ चुका है, जैसे मयूर विहार की बात करें तो वहाँ तक भी पानी पहुँच गया है। तो पानी लगातार का वाटर लेवल कम तो हो गया है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी आ गया है वहाँ से अभी पानी बिल्कुल कम करना अभी मुश्किल है। तो दिल्ली के लिए बड़ा संकट आ सकता है कि लोगों को इन्फेक्शन हो फिर सकता है ऐसे और में बीमारियां। दवाइयों के छिड़काव की शुरुआत की गई है और जो लोग इस वक्त राहत शिविरों में रह रहे हैं, क्या उनके लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है? देखिए मेनका, अभी तक उस तरीके से तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि सारी तैयारी ये थी कि कैसे पानी को निकाला जाए, पानी का जो लेवल है वो कम किया जाए। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है कि ये सब तैयारियां भी की जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो यहाँ पर जो कैंप्स में, देखिए मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर कैंप्स में लोग रह रहे हैं, उस कैंप्स में भी आप आसपास देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी देखने को मिल रहा है। बस इतना ही पानी काफ़ी होता है वाटर बॉर्न डिजीज़ेस के लिए। यहाँ जो मच्छर हैं वो सुबह में, और डेंगू का मच्छर हमेशा सुबह में काटता है, और वाटर बॉर्न डिजीज़ेस कई तरह की होती हैं। तो अगर अभी से मैंडेटरी प्रिकॉशन नहीं लिए गए तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है और बहुत ज़रूरी है कि मेडिकल चेकअप हो। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ पानी तो कम हो गया है, लेकिन अब जो कैंप्स में लोग रह रहे हैं उनको बीमारियों से कैसे बचाना है, ये एक अब बहुत बड़ी चुनौती होगी सबके लिए। बिल्कुल, धन्यवाद फराह इस वक्त स्थिति के बारे में, हालात के बारे में बताने के लिए। देखिए, पानी कम हो चुका है, लेकिन जहां थोड़ा थोड़ा भी पानी जमा है अब वो बीमारियों की वजह बन सकता है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि मेडिकल सुविधाओं को अब यहां पर तत्पर तरीके से लोगों को मुहैया कराई जाए। धन्यवाद आपका फराह। अगली खबर का रुख लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। लोक भवन में सभागार में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा और इसी दौरान मुख्यमंत्री इन सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं को रविवार को भी सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बौछार हो रही है और साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समृद्ध प्रदेश को पिछली सरकारों ने बीमारू राज्य बनाया। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हित का संरक्षण करके बनाई जाती हैं, तब दुर्गति की तरफ वो प्रदेश को लेकर जाती है नीतियां। यूपी एसएसएससी के चयनित 1150 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में नौकरियों की बौछार है, यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब तक 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं और सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर
युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। आप देख रहे होंगे लगातार हर महीने कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, कभी शिक्षा आयोग के माध्यम से, कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से चयनित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक या उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत इस नियुक्ति पत्र के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में प्रदेश की दुर्गति हुई। समृद्ध उत्तर प्रदेश को पिछली सरकारों ने बीमारू राज्य बना दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वे दुर्गति की तरफ ले जाती है। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था और 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। एक कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। जहां नौजवान के सामने पहचान का संकट था, जहां बेटी और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित पाते थे, जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उत्साह और उमंग तो कोसों दूर, हर व्यक्ति के चेहरे पर एक भय और दहशत का माहौल होता था, पता नहीं अब क्या होगा, तो उसके सामने पहचान का संकट आना ही था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश। योगी सरकार लगातार यूपी के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में जुटी हुई है। अत्याधुनिक तकनीकों से युवाओं को प्रशिक्षण मिल रहा है। कौशल विकास मिशन से 14 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 1,20,000 कारीगर लाभान्वित हुए हैं। रोजगार मेलों से अब तक 4,13,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत बना हॉकी एशिया कप का चैंपियन। दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर भारतीय टीम ने हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम की है। 8 साल बाद ये खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम किया। भारत ने विश्व कप हॉकी के लिए भी क्वालिफाई किया है। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया का फाइनल मुकाबला था। दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की। हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम के चैंपियन बनने पर सीएम योगी ने बधाई दी है। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा, ऐतिहासिक विजय, भारतवासियों को हार्दिक बधाई। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के विजेता भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य का हृदय तल से अभिनंदन।
और अगली खबर कासगंज से, जहां पर बीजेपी सांसद की बहन के साथ मारपीट हुई है और इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति और ससुर नहाते समय वीडियो बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। पीड़िता फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन बताई जा रही हैं, जहां उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेटा ना होने की वजह से ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं और पति की दूसरी शादी कराने की धमकी भी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे पास 2 बेटियां हैं, इसलिए मेरे सास ससुर और देवर मुझे आज मारपीट के लिए बहुत दिनों से टॉर्चर कर रहे हैं। बेटियों की वजह से निकालना चाह रहे हैं, पर मैंने आज इतनी वजह से कुछ नहीं मिला तो इन्होंने वीडियो, मतलब मेरी ऊपर से वीडियो बना रहे, मैं नहा रही थी बात में। उसके बाद मैंने जैसे ही इनसे कहा तो बाहर निकल के गए और मुझको वहाँ मारपीट सबके सामने की, बहुत सारा मारा डंडे से, और एक पता नहीं लोहे का कुछ था, उससे मेरे मार के ओंठों पे, मतलब ये दांत और ओंठ में मारा। उसके बाद हाथ में और पीठ में मेरे डंडे मारे और मेरी बच्ची को भी साथ में मारा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।